शाम की धुंधली परछाई धीरे धीरे शहर की ऊंची इमारतों पर उतर रही थी। 3 मंजिला उस बड़े से मकान की खिड़कियों में एक एक करके पीली रोशनियां जगमगाने लगी थीं। नीचे ग्राउंड फ्लोर पर बने विशाल ड्राइंग रूम से लेकर ऊपर तक हर चीज़ में संपन्नता छलकती थी। महंगे फर्नीचर, चमकती हुई मार्बल की फर्श, दीवारों पर लगी सुंदर पेंटिंग्स, सब कुछ था उस घर में। अगर कुछ नहीं था तो वो घर जैसा एहसास। ऊपर की मंजिलों पर किराएदार रहते थे, लेकिन नीचे का पूरा हिस्सा सिर्फ विजय सिंह और उसके परिवार का था। और इसी घर के मास्टर बेडरूम में रागिनी सिंह चुपचाप अपने पति विजय का सूटकेस पैक कर रही थी। कमरे में सिर्फ बेडसाइड लैंप की हल्की पीली रोशनी थी। एसी की ठंडी हवा पर्दों को हिला रही थी। ब्लू वाली फाइल भी रख दी? बेड पर बैठे विजय ने लैपटॉप से नज़रें हटाए बिना पूछा। उसकी उंगलियां लगातार कीबोर्ड पर चल रही थीं। सामने स्क्रीन पर शायद कोई प्रेजेंटेशन खुला हुआ था। रागिनी ने बस इतना ही कहा। न उसने उसकी तरफ देखा, न विजय ने उसकी तरफ। जैसे दोनों एक कमरे में मौजूद होकर भी एक दूसरे से मीलों दूर हों। कुछ क्षण, फिर वही चुप्पी। रागिनी ने सूटकेस में कपड़े जमाते हुए चोरी से विजय की तरफ देखा। 40 की उम्र में भी उसकी खूबसूरती ऐसी थी कि देखने वाला ठहर जाए। दूधिया रंग, बड़ी बड़ी आंखें, कमर तक झूलते घने बाल और चेहरे पर वो नरमी जो किसी को भी अपनी तरफ खींच ले। लेकिन अफसोस, जिस आदमी को सबसे पहले उसकी खूबसूरती को महसूस करना चाहिए था, वही अब उसे देखना तक भूल चुका था। एक समय था जब विजय उसकी मुस्कान पर पागल हो जाता था। रागिनी के चेहरे से उसकी नज़रें नहीं हटती थीं। तुम्हें पता है, जब तुम बाल खुले छोड़ती हो ना, तो बिल्कुल फिल्म की हीरोइन लगती हो, वो हंसते हुए कहता था, और रागिनी शर्माकर उसके सीने में छिप जाती थी। लेकिन अब ना वो बातें बची थीं, ना वो छुअन और ना ही वो चाहत। बस जिम्मेदारियां बची थीं। विजय पैसा कमाता था, रागिनी घर संभालती थी। आरव की पढ़ाई, घर का खर्च, रिश्तेदारियां, सोशल फंक्शंस, सब कुछ व्यवस्थित था, सिवाय उनके रिश्ते के। रागिनी ने हल्का सा गला साफ करते हुए पूछा, कितने दिनों के लिए जाना है इस बार? शायद 1 महीना। रागिनी कुछ पल उसे देखती रही। कोई शिकायत नहीं, कोई रोकना नहीं, कोई उदासी नहीं। लेकिन दिल के किसी कोने में अब भी एक उम्मीद बची हुई थी। काश वो एक बार उसे पीछे से बाहों में भर लेता। काश पूछता, तुम ठीक हो? काश उसकी आंखों में फिर वही पुराना प्यार दिख जाता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। विजय फिर से स्क्रीन में व्यस्त हो गया। रात काफ़ी हो चुकी थी। कमरे की लाइट बंद थी। विजय अपनी तरफ करवट लेकर सो चुका था, लेकिन रागिनी अभी भी जाग रही थी। उसकी आंखें छत पर टिकी थीं। उसने धीरे से करवट बदली और विजय की तरफ देखा। इतने पास होकर भी वो कितना दूर लगता था। कितनी ही रातें ऐसी गुजरी थीं जब रागिनी ने उसके करीब आने की कोशिश की थी। कभी उसके कंधे पर सिर रखकर, कभी हल्के से उसका हाथ पकड़कर। लेकिन हर बार, बहुत थक गया हूँ रागिनी, सोने दो, यही सुनने को मिला। धीरे धीरे उसने कोशिश करना छोड़ दिया। उसकी आंखों में हल्की नमी उतर आई। एक औरत सिर्फ रोटी, कपड़ा और बड़ा घर नहीं चाहती। वो चाहती है कोई उसे चाहे, महसूस करे, छुए तो ऐसे जैसे वो अब भी खास हो। लेकिन रागिनी की ज़िंदगी में अब ये सिर्फ यादें रह गई थीं। उसने आंखें बंद कर लीं और न जाने कब नींद की आगोश में खो गई। सुबह के 4 बजे थे। पूरा घर नींद में डूबा हुआ था, लेकिन रसोई में रोशनी जल चुकी थी। रागिनी चुपचाप चाय और नाश्ता बना रही थी। बिना मेकअप की भी उसका चेहरा नींद और मासूमियत से भरा हुआ लग रहा था। गैस पर चढ़ी चाय की खुशबू धीरे धीरे पूरे घर में फैल रही थी। तभी पीछे से तेज कदमों की आवाज़ आई। मम्मा, मेरा कैमरा कहाँ रखा है? आरव लगभग भागता हुआ किचन की तरफ आया था। रागिनी हल्का सा मुस्कुराती हुई बोली, तुम्हारे बैग की सामने वाली चेन में रखा है, देखो। और चिप्स रखे हैं ना बैग में? हाँ बाबा, रख दिए। रागिनी हल्का मुस्कुरा दी। 12 साल का आरव बेहद चंचल और प्यारा बच्चा था। उसकी आंखों में हमेशा चमक रहती थी। आज वो अपने स्कूल ट्रिप के लिए राजस्थान जा रहा था और उसकी खुशी छुपाए नहीं छुप रही थी।
मम्मा, मैं वहाँ से आपके लिए कुछ लाऊं? रागिनी ने प्यार से उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहा, तू बस अपना ख्याल रखना, और हाँ, खाना टाइम पर खा लेना। आरव ने मासूमियत से पूछा, और कुछ? रागिनी फिर हल्का मुस्कुरा दी। घर में आरव के रहने से रौनक रहती थी, और आज वो 3 दिनों के लिए रागिनी से दूर जा रहा था। हालांकि वो उसके जाने से उदास तो थी, लेकिन उसकी खुशी देखकर रागिनी की उदासी कुछ पल के लिए ओझल हो गई। इतने में विजय भी तैयार होकर नीचे आ गया। सफ़ेद शर्ट, ब्लैक कोट, हाथ में फ़ोन। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह बिजनेस वाला गंभीर भाव था। कैब आने वाली है, उसने घड़ी देखते हुए कहा। पापा, मेरे लिए वो वाला वीडियो गेम लाना जो मैंने आपको दिखाया था, और हाँ, मुझे अपने लिए नए स्पोर्ट्स शूज़ भी चाहिए। आरव अपनी उत्सुकता में लगातार बोलता जा रहा था। विजय उसकी बातों का जवाब दिए बिना अपना फ़ोन चेक करते हुए नाश्ता करने में बिजी थे। कुछ मिनट बाद सब चाय नाश्ता कर बाहर आ गए। विजय ने ड्राइवर के साथ सामान रखा। रागिनी बस उसे देखती रही। विजय जाते जाते बस इतना बोला, अपना ख्याल रखना। आप भी, रागिनी ने उत्तर दिया, और फिर वो चला गया। उसके तुरंत बाद स्कूल बस भी आरव को लेकर निकल गई। घर के बाहर अचानक सन्नाटा छा गया। विजय और आरव के जाने के बाद घर अचानक बहुत बड़ा और खाली लगने लगा। रागिनी ने दरवाज़ा बंद किया और कुछ पल चुपचाप खड़ी रही। इतना बड़ा घर, लेकिन इस वक्त उसमें सिर्फ उसकी सांसों की आवाज़ थी। वो धीरे से दीवार से टिक गई। 3 दिन, उसने खुद से कहा। 3 दिन तक ना विजय था, ना आरव, बस वो होगी और उसकी तन्हाई। रागिनी हॉल में सोफे पर बैठ गई, जैसे सोच रही हो कि इस खालीपन को कहाँ से समेटना शुरू करे। नाश्ते के बर्तन समेटते हुए अचानक डोरबेल बजी। आई होल से झांकते ही पहली मंजिल वाले नए किराएदार दिखे, मयूर शर्मा। लंबा कद, हल्की दाढ़ी, साधारण टी शर्ट और ट्रैक पैंट में बेहद आकर्षक व्यक्तित्व। लेकिन उनकी सबसे अलग चीज़ थी उनकी आँखें, शांत, नरम और गहराई तक देखने वाली। रागिनी ने दरवाज़ा खोला। नमस्ते, सुबह सुबह परेशान तो नहीं कर रहा? उसकी मुस्कान सहज थी। नमस्ते, परेशान? नहीं नहीं, अंदर आइए, रागिनी ने विनम्रता से जवाब दिया। मयूर अंदर आ गया। ड्राइंग रूम में कदम रखते हुए उसने एक नज़र पूरे घर पर डाली। घर बेहद सुंदर और व्यवस्थित था, हर चीज़ करीने से सजी हुई, लेकिन एक अजीब सी खालीपन लिए। बैठिए, मैं चाय लेकर आती हूँ। रागिनी मुड़कर रसोई की तरफ बढ़ गई। मयूर की नज़र अचानक उसके खुले बालों पर टिक गई, जो चलते हुए उसकी कमर को छू रहे थे। उसने तुरंत नज़रें फेर ली। कुछ ही देर बाद रागिनी ट्रे लेकर वापस आई। हल्के गुलाबी रंग के सूट में वो बिना किसी कोशिश के बेहद खूबसूरत लग रही थी। चेहरे पर बिना किसी सजावट के भी एक अलग ही नरमी थी। उसके चेहरे पर वो बनावटी चमक नहीं थी जो अक्सर औरतें मेकअप से बना लेती हैं। मयूर कुछ पल उसे देखता रह गया। लीजिए, रागिनी ने कप उसकी तरफ बढ़ाया। थैंक यू। दोनों के बीच कुछ पल औपचारिक सी चुप्पी रही। रागिनी सामने वाले सोफे पर बैठ गई। वो समझ नहीं पा रही थी कि बातचीत कहाँ से शुरू करे। दूसरी तरफ मयूर बेहद सहज होकर बैठा था, जैसे लोगों से जल्दी घुलने मिलने की आदत हो उसे। वैसे आपका घर बहुत खूबसूरत है, उसने कमरे में नज़र दौड़ाते हुए कहा। घर तो ठीक ही है, बस बड़ा थोड़ा ज़्यादा है, रागिनी ने हल्का मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, ये तो है, मयूर हंस पड़ा। अकेले इंसान को तो और भी बड़ा लगता होगा। उसकी बात सुनकर रागिनी कुछ पल चुप रह गई। आपकी शिफ्टिंग हो गई? रागिनी ने टॉपिक चेंज करते हुए पूछा। बस थोड़ा बाकी है, मयूर ने कप टेबल पर रखते हुए कहा। वैसे क्या करते हैं आप? रागिनी ने औपचारिकता से पूछा। आर्किटेक्ट हूँ, डिज़ाइंस और इंटीरियर का काम है, नई कंपनी ज्वाइन की है यहाँ। ओह, इसलिए शायद घर को इतने गौर से देख रहे थे। घर को नहीं, घर संभालने वाले को, मयूर अनजाने में बोल गया था। रागिनी की नज़रें तुरंत झुक गईं। मयूर भी अपनी बात समझकर हल्का मुस्कुरा दिया। मेरा मतलब आपकी पसंद अच्छी है। रागिनी ने मुस्कुराहट दबाने की कोशिश की। कमरे का माहौल अब पहले जितना औपचारिक नहीं रहा था। मयूर कुछ क्षण उसे देखता रहा, फिर अचानक बोला,
अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ? रागिनी ने हल्का चौंक कर उसकी तरफ देखा। जी? आप बहुत खूबसूरत हैं। रागिनी का हाथ कप पर ही रुक गया। उसकी आंखों में हल्की झिझक उतर आई। शायद वर्षों बाद किसी पुरुष ने उसे सिर्फ किसी की पत्नी या माँ की तरह नहीं, बल्कि एक स्त्री की तरह देखा था। मयूर ने मुस्कुराते हुए कहा, वैसे आपको देखकर लगता नहीं कि आप इतने शांत स्वभाव की होंगी। क्यों? कैसी लगती हूँ मैं? थोड़ी स्ट्रिक्ट टाइप। मैं और स्ट्रिक्ट? रागिनी ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा, फिर आरव को डांटता कौन है? रागिनी ने बनावटी गंभीरता दिखाते हुए कहा, अरे वो तो ज़रूरी होता है, वरना पूरे दिन सर पर चढ़ा रहता है। मतलब अंदर से सॉफ्ट हैं आप। शायद, पता नहीं, आपको क्या लगता है? रागिनी ने झेंपते हुए कहा। अब तो मुझे लग रहा है आप बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं। मयूर की आवाज़ और धीमी हो गई। रागिनी पहली बार उसकी आंखों में देखने लगी। उन आंखों में एक अजीब सी गर्माहट थी, जो इंसान को एक पल में सहज कर दे और अगले ही पल बेचैन भी। रागिनी ने बात को मोड़ते हुए पूछा, आपकी फैमिली? सभी गांव में रहते हैं। मैं ज़्यादातर काम के सिलसिले में अलग अलग शहर में घूमता रहता हूँ। अकेले मैनेज कर लेते हैं सब। करना पड़ता है। मयूर हल्का मुस्कुराया। लेकिन सच कहूँ, अकेले खाना खाने में सबसे ज़्यादा बोरियत होती है। रागिनी धीमे से हंसी। सही कहा आपने, कई बार तो अपने लिए कुछ बनाने का भी मन नहीं करता। फिर भी करना पड़ता है। उसकी मुस्कान हल्की फीकी पड़ गई। कुछ आदतें मजबूरी में बन जाती हैं। मयूर कुछ पल चुप रहा, फिर बेहद नरमी से कहा, शायद आपने खुद को अकेले रहने के लिए मजबूर कर लिया है। रागिनी के पलकों में हल्की सी कपकपी हुई। न जाने क्यों मयूर की बातें सीधे उसके भीतर उतर रही थीं। जैसे वो सिर्फ बात नहीं कर रहा था, उसे पढ़ रहा था। वो असहज होने लगी। आपको इतनी समझ कैसे? उसने बात हल्की करने के लिए पूछा। मयूर हंसा, क्योंकि मैं भी अकेला ही रहता हूँ। एक अजीब सी सहजता थी मयूर की उपस्थिति में। रागिनी उठकर खाली कप लेने लगी। आपके हस्बैंड बिजनेस करते हैं ना? मयूर ने सहज स्वर में पूछा। रागिनी ने छोटा सा उत्तर दिया। काफ़ी बिजी रहते होंगे। रागिनी हल्का सा मुस्कुरा दी। बहुत ज़्यादा, इतना कि घर सिर्फ रुकने की जगह बनकर रह गया है। यह कहते हुए वो खुद भी चौंक गई थी कि वो किसी अजनबी से इतनी निजी बातें क्यों कर रही थी। मयूर उसे ध्यान से देख रहा था। उसकी आंखों में इस वक्त सिर्फ आकर्षण नहीं था, कुछ और भी था, जैसे वो उसकी तन्हाई महसूस कर पा रहा हो। उसने मुस्कुराकर कहा, वैसे आपको देखकर कोई नहीं कहेगा कि आपका 12 साल का बेटा है। रागिनी की आंखें बड़ी हो गईं। मतलब आप काफ़ी सुडौल हैं। रागिनी के गाल हल्के गुलाबी पड़ गए। वो तुरंत दूसरी तरफ देखने लगी। उसके भीतर कुछ अजीब सा हो रहा था। दिल जैसे बरसों बाद किसी भूली हुई धुन पर धड़कने लगा था। किसी की नज़रों में खुद को खूबसूरत महसूस करना, वो एहसास ही अलग था। और शायद यही एहसास सबसे ज़्यादा खतरनाक भी था। मयूर धीरे से उठ खड़ा हुआ। अच्छा, अब चलता हूँ। रागिनी ने अनजाने में पूछा, इतनी जल्दी? दोनों कुछ पल के लिए एक दूसरे को देखने लगे। फिर जैसे ही रागिनी को अपनी बात का एहसास हुआ, वो नीचे देखने लगी। मयूर ने धीमे से मुस्कुराते हुए कहा, मतलब आपको काम होगा? उसकी आंखों में शरारत उतर आई थी। हाँ, काम तो है, वो धीरे से झेंपते हुए बोली थी। वैसे आपकी चाय बहुत अच्छी थी। अब तो नीचे आने का एक बहाना भी मिल गया। रागिनी आगे कुछ नहीं बोल पाई। उसने सिर्फ मुस्कुरा दिया। मयूर दरवाजे तक गया, फिर अचानक मुड़कर बोला, वैसे आरव तो 3 दिन बाद आने वाला है ना? तो फिर कोशिश करूँगा कि आपको अकेला महसूस ना होने दूँ। उसकी आवाज़ बेहद धीमी थी, लेकिन रागिनी के दिल में जैसे कोई हलचल छोड़ गई। कुछ क्षण बाद दरवाज़ा बंद हो चुका था। मयूर के जाने के बाद घर में फिर वही खामोशी लौट आई थी, लेकिन आज की खामोशी अलग थी। आज उस सन्नाटे में मयूर की आवाज़ घुल गई थी। रागिनी धीरे धीरे वापस ड्राइंग रूम में आई और सोफे पर बैठ गई, लेकिन उसके हाथ अनजाने में वहीं रुक गए जहाँ कुछ देर पहले मयूर बैठा था।
न जाने क्यों उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। पागल हो गई हो क्या? उसने खुद को ही टोका, लेकिन अगले ही पल मयूर की वही धीमी आवाज़ फिर उसके कानों में गूंज गई। आप बहुत खूबसूरत हैं। उसका दिल अजीब तरह से धड़क उठा। रागिनी तुरंत उठी और खुद को व्यस्त करने के लिए रसोई की तरफ बढ़ गई। लेकिन चाहे वो बर्तन समेटती, फ्रिज ठीक करती या कपड़े तह करती, हर कुछ मिनट में उसका ध्यान भटक जाता। दोपहर बीतते बीतते मौसम बदलने लगा था। बाहर हल्के बादल घिर आए थे। रागिनी बालकनी में खड़ी कपड़े उतार रही थी। तभी उसकी फ़ोन की स्क्रीन चमकी। नंबर अनजान था। उसने हल्का सा माथा सिकोड़कर फ़ोन उठाया। एक मैसेज था। लगता है मैंने सुबह डिस्टर्ब कर दिया। रागिनी के होठों पर तुरंत मुस्कान तैर गई। उसने जवाब टाइप किया, हाँ बहुत। कुछ सेकंड बाद रिप्लाई आया, ओह फिर तो सॉरी बोलना पड़ेगा। रागिनी की उंगलियां स्क्रीन पर रुक गईं। फिर उसने लिखा, इतनी आसानी से माफ़ नहीं करूँगी। उधर से तुरंत जवाब आया, तो सज़ा बता दीजिए। रागिनी हल्का सा हंस पड़ी। न जाने कितने साल बाद वो किसी से इस तरह हल्की फुल्की बातें कर रही थी। उसने फ़ोन सीने से लगाया और ख़ुद को समझाने लगी, बस नॉर्मल बातें हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन दिल शायद उससे सहमत नहीं था। शाम तक दोनों की बातें लगातार चलती रहीं। कभी छोटी छोटी बातें, कभी मजाक, तो कभी दिल छू ले ऐसी गंभीर बातें। धीरे धीरे वो झिझक जो सुबह थी अब कम होने लगी थी। वैसे आप पूरे दिन करती क्या हैं? घर संभालती हूँ, और क्या। इतना बड़ा घर अकेले संभालना इजी तो नहीं होगा। लेकिन अब आदत है। मयूर ने आगे लिखा, आप हर बात में आदत शब्द क्यों बोलती हैं? रागिनी कुछ पल स्क्रीन को देखती रह गई। फिर उसने जवाब दिया, क्योंकि ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें पसंद से नहीं आदत से चलती हैं। कुछ देर तक सामने से कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर अचानक मैसेज आया, आप खुश नहीं हैं, है ना? रागिनी का दिल धक से रह गया। उसने तुरंत रिप्लाई नहीं किया। फ़ोन हाथ में लिए वो कुछ देर खिड़की के पास खड़ी रही। बाहर हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। ठंडी हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी। क्या वो सच में खुश नहीं थी, या उसने खुद को ये मानने पर मजबूर कर दिया था कि यही ज़िंदगी है? फ़ोन फिर वाइब्रेट हुआ। सॉरी, शायद मुझे इतना पर्सनल नहीं पूछना चाहिए था। रागिनी ने गहरी सांस ली और टाइप किया, कुछ सवालों के जवाब इंसान खुद को भी नहीं दे पाता। इस बार मयूर का रिप्लाई आने में थोड़ा वक्त लगा। फिर सिर्फ एक लाइन आई, लेकिन कभी कभी किसी को सुनाने से दिल हल्का हो जाता है। रागिनी की आंखें अनजाने में नरम पड़ गईं। वो मुस्कुरा दी। शायद बहुत समय बाद कोई उसे सुनना चाहता था। रात के 9 बज चुके थे। रागिनी अपने कमरे में बैठी थी। सामने खुली अलमारी में कई साड़ियाँ टंगी थीं। उसकी नज़र अचानक एक काली साड़ी पर जाकर रुक गई। वही साड़ी जो उसने महीनों से नहीं पहनी थी। उसने अनायास उसे बाहर निकाला और खुद के सामने पकड़कर आईने में देखने लगी। फिर अगले ही पल खुद पर ही हंस पड़ी। क्या कर रही हो रागिनी? लेकिन दिल तो किसी और ही धुन में था। उसने धीरे से बाल खोले। आईने में खुद को देखते हुए अचानक उसे एहसास हुआ कि वो अब भी खूबसूरत थी। बस उसने खुद को देखना छोड़ दिया था। तभी फ़ोन फिर चमका। क्या कर रही हैं? रागिनी बेड पर बैठ गई। कुछ नहीं। झूठ। उसके होंठों पर मुस्कान आ गई। आपको कैसे पता? क्योंकि मेरा दिल कह रहा है कि आप इस वक्त आईने में खुद को देख रही हैं। रागिनी सचमुच चौंक गई। उसने तुरंत आईने की तरफ देखा, फिर फ़ोन की तरफ। आपको कैसे पता? पता नहीं कैसे, बस मेरा दिल कह रहा है। उस मैसेज को पढ़ते ही उसके भीतर जैसे कोई गर्म लहर दौड़ गई। दिल में हल्की हल्की गुदगुदी होने लगी। वो खुद को रोकना चाहती थी। उसे पता था ये सही नहीं है, लेकिन मयूर की बातें उसके भीतर के उस औरत को जगा रही थी जो बहुत समय से कहीं दबकर रह गई थी। धीरे धीरे उनकी बातें देर रात तक चलने लगी। कभी बचपन की बातें, कभी पसंद नापसंद, कभी यूं ही। आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद है खाने में? मयूर ने पूछा। राजमा चावल। सीरियसली? हाँ, क्यों? मुझे लगा आप बहुत सोफिस्टिकेटेड जवाब देंगी। रागिनी हंस पड़ी। मतलब पास्ता या बर्गर टाइप? बिल्कुल नहीं, उसने मुस्कुरा कर रिप्लाई किया।
मैं पूरी देसी हूँ। आपको क्या पसंद है? घर का खाना। यह पढ़ते ही न जाने क्यों रागिनी के दिल में हल्की सी कसक उठी। घर का खाना? शायद अकेले रहने वाले लोग इस शब्द की कीमत ज़्यादा समझते हैं। मयूर का अगला मैसेज आया। वैसे आप हंसती हुई ज़्यादा अच्छी लगती हैं। रागिनी कुछ पल स्क्रीन को देखती रह गई। फिर उसने रिप्लाई नहीं किया, बस फ़ोन सीने से लगाकर आंखें बंद कर लीं। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी और दिल में एक अजीब सी हलचल। उसे महसूस हो रहा था वो धीरे धीरे मयूर की बातों की आदी होती जा रही थी। अगली सुबह कुछ अलग ही खुमारी थी। खिड़की से आती हल्की धूप रागिनी के चेहरे पर पड़ रही थी, लेकिन आज उसकी आंखें रोज़ की तरह बुझी हुई नहीं थीं। उनमें एक अजीब सी चमक थी, जैसे रात भर किसी ने उसके सूने मन में चुपके से रोशनी भर दी हो। वो करवट लेकर बेड के पास रखा फ़ोन उठाती है। स्क्रीन देखते ही उसके होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। रात की आखिरी चैट अब भी खुली हुई थी। गुड नाइट ब्यूटीफुल। वो मयूर के एक एक मैसेज को न जाने कितनी बार पढ़ चुकी थी। उसने धीरे से फ़ोन सीने पर रख लिया और कुछ पल आंखें बंद किए लेटी रही। करीब 10 बजे मयूर का फिर मैसेज आया। गुड मॉर्निंग। रागिनी उस समय रसोई में थी। गैस पर चाय चढ़ी हुई थी। मैसेज देखते ही उसका दिल धड़क उठा, लेकिन उसने तुरंत रिप्लाई नहीं किया। लेकिन कुछ सेकंड बाद फिर मैसेज आया। मेरी याद आ रही है? रागिनी मुस्कुरा दी। नहीं तो, काम कर रही हूँ, उसने होठ काटते हुए लिखा था। उधर से तुरंत रिप्लाई आया। झूठ बोलते वक्त आपकी आंखें एक बार को बंद जरूर होती होंगी। रागिनी सचमुच शर्मा गई। दोपहर तक दोनों की बातें चलती रहीं। मयूर कभी अपनी फ़नी ऑफिस स्टोरीज सुनाकर हंसाता तो कभी उसे छेड़ता, और रागिनी वो हर मैसेज के साथ थोड़ा और खुलती जा रही थी। उसके भीतर की वो स्त्री जो वर्षों से सिर्फ जिम्मेदारियों में दब गई थी, अब धीरे धीरे सांस लेने लगी थी। लंच किया? मयूर ने पूछा। नहीं, अभी बनाऊंगी। आपने लंच कर लिया? मेरा मन नहीं कर रहा बनाने का, आज बाहर से ऑर्डर करने वाला हूँ। उस मैसेज को पढ़ते ही रागिनी कुछ पल चुप रह गई। फिर न जाने क्या सोचकर उसने लिख दिया, नीचे आ जाइए। सीरियसली? हाँ, वैसे भी मैंने ज़्यादा तैयारी कर रखी है। मैसेज भेजने के बाद उसका दिल तेज़ी से धड़कने लगा। वो खुद भी नहीं समझ पा रही थी कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन शायद वो समझना चाहती भी नहीं थी। फ़ोन रखने के बाद वो सीधे अपने कमरे में चली गई। अलमारी खोलते ही उसकी नज़र कई साड़ियों पर गई, लेकिन न जाने क्यों आज उसकी उंगलियां उसी काली नेट वाली साड़ी पर जाकर ठहर गई। कुछ पल वो उसे बस देखती रही, फिर धीरे से बाहर निकाल लिया। क्या ज़रूरत है इतनी तैयार होने की, उसने खुद से कहा। लेकिन अगले ही पल आईने में खुद को देखते हुए उसके होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। आज बहुत दिनों के बाद उसका मन सजने का कर रहा था। उसने नहाकर बाल खुले छोड़े, हल्का काजल लगाया, होठों पर हल्की गुलाबी लिपस्टिक। नेट के महीन कपड़े से उसकी गोरी त्वचा हल्की हल्की झलक रही थी। खुले बाल उसके कमर पर बिखरे हुए थे। साड़ी उसकी सुडौल देह से इस तरह लिपटी थी कि उसकी खूबसूरती और भी उभर आई थी। उसने खुद को गौर से देखा, फिर धीरे से मुस्कुरा दी। शायद वो आज किसी के लिए खूबसूरत दिखना चाहती थी। तभी डोर बेल बजी। रागिनी का दिल एकदम से धड़क उठा। उसने एक गहरी सांस ली और जाकर दरवाज़ा खोला। सामने मयूर खड़ा था, लेकिन इस बार रागिनी को देखते ही वो कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया। काली साड़ी, खुले बाल, काजल भरी आंखें। उसने शायद ऐसी उम्मीद नहीं की थी। वो अंदर आया, लेकिन उसकी नज़रें अब भी उसी पर थीं। इतना मत देखिए, रागिनी ने धीमे स्वर में कहा। कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन नज़रें हट ही नहीं रही आपसे। मयूर उसकी आंखों में देखते हुए अपनी कशिश भरी आवाज़ में कहा। रागिनी का गला हल्का सूख गया। वो जल्दी से मुड़कर बोली, बैठिए, मैं खाना लगाती हूँ। मयूर मुस्कुराते हुए सोफे पर बैठ गया, लेकिन उसकी नज़रें अब भी रागिनी का पीछा कर रही थीं। कुछ देर बाद दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। रागिनी खाना परोस रही थी। इतना सब बना लिया? मयूर ने आश्चर्य से पूछा। ज़्यादा नहीं है। अगर ये ज़्यादा नहीं है तो ज़्यादा कैसा होता होगा? रागिनी हल्का हंस दी, और उसकी वो छोटी सी हंसी मयूर का दिल धड़का गई। वो अचानक बोला, आपको पता है? रागिनी ने हैरानी से देखा। जब आप हंसती हैं तो आपकी आंखें और भी खूबसूरत लगने लगती हैं। रागिनी का हाथ वहीं रुक गया।
उसने तुरंत नज़रें झुका ली। वो खुद को बार बार समझा रही थी, बस बातें हैं, सिर्फ बातें। खाना खत्म होने के बाद दोनों साथ में बर्तन समेटने लगे। अरे रहने दीजिए, मैं कर लूँगी, रागिनी बोली। इतना खिलाया है, थोड़ा काम तो करने दीजिए। दोस्ती के नाते इतनी मदद तो कर ही सकता हूँ। वो कुछ कह पाती उससे पहले ही मयूर प्लेट उठाकर किचन की तरफ बढ़ गया। रागिनी भी बाकी बर्तन लेकर उसके पीछे चली आई। तभी अचानक मयूर मुड़ा और सीधा रागिनी से टकरा गया। उसकी साड़ी का पल्लू हल्का सा सरक गया। एक पल के लिए दोनों बिल्कुल स्थिर रह गए। रागिनी की सांसें अटक गईं। मयूर की नज़र अनजाने में उसके चेहरे से फिसलती हुई उसके खुले कंधे तक चली गई। सॉरी, उसकी आवाज़ धीमी हो गई थी। रागिनी जल्दी से पीछे को मुड़ गई, लेकिन हाथों में बर्तन होने की वजह से वो अपना पल्लू ठीक नहीं कर पाती। तभी मयूर धीरे से बोला, क्या मैं ठीक कर दूं? रागिनी के पलकों में हल्की कपकपी उतर आई और अगले ही पल मयूर ने बहुत सावधानी से उसका पल्लू उठाकर उसके कंधे पर रख दिया। उसकी उंगलियां जैसे ही रागिनी की त्वचा को छुईं, रागिनी के पूरे शरीर में जैसे बिजली सी दौड़ गई। उसकी सांसें हल्की कांप गईं। रसोई में अचानक अजीब सी खामोशी उतर आई थी। उस वक्त अगर कुछ सुनाई दे रहा था तो वो थी दो तेज़ धड़कती सांसें। मयूर बेहद करीब खड़ा था, इतना करीब कि उसके सांसों की हल्की गर्मी रागिनी अपने चेहरे पर महसूस कर पा रही थी। और शायद पहली बार उसे डर से ज़्यादा उसके करीब आने का एहसास अच्छा लग रहा था। मयूर ने उसकी आंखों में देखते हुए धीमे स्वर में कहा, डर रही हैं मुझसे? रागिनी की उंगलियां हल्का कांप गईं। नहीं, लेकिन उसकी आवाज़ खुद उसका साथ नहीं दे पा रही थी। मयूर के होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। फिर इतनी घबराई हुई क्यों हैं? रागिनी तुरंत दूसरी तरफ देखने लगी। उसका दिल बुरी तरह धड़क रहा था। वो समझ नहीं पा रही थी कि खुद को संभाले या इस पल में बह जाने दे। इतने वर्षों बाद किसी पुरुष की नज़रें उसे इस तरह बेचैन कर रही थीं। किसी का इतना पास आना उसे भीतर तक महसूस हो रहा था। मयूर ने उसके हाथों से प्लेट लेकर सिंक में रख दी और उसकी तरफ मुड़ते हुए पास आया। आप कुछ सोच रही हैं? मयूर की धीमी आवाज़ फिर उसके कानों में पड़ी। रागिनी ने मुश्किल से खुद को संभालते हुए कहा, नहीं, कुछ नहीं। झूठ, एकदम झूठ। आपकी आंखें तो कुछ और कह रही हैं। वो धीमे स्वर में बोलता उसकी धड़कनें बढ़ा गया था। रागिनी ने आंखें बंद कर लीं। शायद उसकी खामोशी ही उसकी सबसे बड़ी स्वीकृति थी। और बस उसी पल उनके बीच की आखिरी दूरी भी टूट गई। मयूर ने धीरे से उसकी कमर में बाहें डालकर उसे अपनी तरफ खींच लिया। रागिनी का बदन सीधा उसके सीने से आ लगा। उसका पूरा शरीर जैसे कांप उठा। मयूर, उसने बेहद धीमे स्वर में कहा। उसकी आवाज़ में विरोध कम और बेचैनी ज़्यादा थी। मयूर की पकड़ उसकी कमर पर थोड़ी और कस गई। उसकी आंखें इस वक्त सिर्फ रागिनी के चेहरे पर टिकी थीं। वो उसके कांपते होंठ, तेज चलती सांसें और बदहवास धड़कनें देखकर समझ चुका था कि रागिनी भी उतनी ही बुरी तरह इस पल में डूब चुकी है। कुछ सेकंड तक दोनों बस वैसे ही खड़े रहे, एक दूसरे की धड़कनें महसूस करते हुए। फिर अचानक मयूर खुद को रोकते हुए पीछे हट गया। मुझे जाना चाहिए। उसकी आवाज़ भारी हो चुकी थी। रागिनी ने धीरे से आंखें खोली। वो सचमुच जाने के लिए मुड़ चुका था और उसी पल उसके भीतर कुछ टूट गया। न जाने कितने सालों की तन्हाई, कितनी अधूरी रातें, कितनी अनकही इच्छाएं, सब अचानक उसके भीतर उमड़ पड़े। मयूर, उसकी आवाज़ कांपी, लेकिन मयूर रुका नहीं और अगले ही क्षण रागिनी लगभग दौड़कर उसके पास आई और पीछे से उसे गले लगा लिया। उसकी बाहें मयूर के सीने के चारों तरफ कस गईं। प्लीज़ मत जाओ, उसने कांपती हुई आवाज़ में कहा। उस एक पल में जैसे उसने अपनी सारी दीवारें गिरा दी थीं। मयूर बिल्कुल स्थिर रह गया। उसने धीरे से नीचे देखा। रागिनी के हाथ अब भी उसे कसकर पकड़े हुए थे, जैसे अगर वो छोड़ देगी तो फिर से उसी खालीपन में गिर जाएगी जहाँ से निकलने की कोशिश वो इतने सालों से कर रही थी। मयूर ने बहुत धीरे से उसके हाथ अपने हाथों में लिए, फिर पलटकर उसे अपने सामने कर लिया। रागिनी की आंखें बंद थीं, गाल हल्के लाल हो चुके थे, सांसें अब भी बेकाबू थीं। मयूर कुछ पल उसे बस देखता रहा। उस वक्त वो सिर्फ खूबसूरत नहीं लग रही थी, वो बेहद अकेली भी लग रही थी और शायद यही अकेलापन उसे उसकी तरफ खींच रही थी। उसने बहुत नरमी से उसके चेहरे को छुआ। सच में नहीं चाहती कि मैं जाऊं?
रागिनी ने धीरे से पलकों को खोला। उसकी आंखें भीगी हुई थीं, लेकिन उनमें पहली बार चाहत साफ दिखाई दे रही थी। उसने बिना कुछ कहे हल्के से ना में सिर हिला दिया। अगले ही पल मयूर ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। इस बार रागिनी ने भी खुद को नहीं रोका। वो पूरी तरह उसके सीने से जा लगी, जैसे बरसों से थकी हुई कोई औरत अचानक किसी ऐसी जगह पहुंच गई हो जहां उसे थोड़ी देर सुकून मिल सके। मयूर ने धीरे से उसके बालों में अपना चेहरा छुपा लिया। आपको अंदाज़ा भी नहीं है आपके पास कितना सुकून है, उसने फुसफुसा कर कहा तो रागिनी की आंखें खुद ब खुद बंद हो गईं। उसके होंठों पर कांपती हुई मुस्कान आ गई। इतने सालों में पहली बार उसने खुद को सिर्फ पत्नी या माँ नहीं, एक औरत होने का एहसास हो रहा था। एक ऐसी औरत जिसे कोई बहुत शिद्दत से चाह रहा था। उस दिन समय जैसे वहीं ठहर गया। उनके बीच उस दिन सिर्फ शरीर की नज़दीकी नहीं थी, बल्कि दो अकेले दिलों का टूटकर एक दूसरे से लिपट जाना था। रागिनी जब भी खुद को रोकने की कोशिश करती, हर बार मयूर की बाहें उसे फिर उसी तरफ खींच लेती जहां वो खुद भी जाना चाहती थी। उसकी धीमी बातें, माथे पर रुकती उंगलियां, बालों को पीछे हटाते हुए उसे देखना, सब कुछ रागिनी के भीतर वर्षों से सूने पड़े हिस्से को सराबोर कर रहा था। और धीरे धीरे वो पूरी तरह उस एहसास में बहती चली गई। उसे लग रहा था जैसे वो फिर से जी रही हो। उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। घर वही था, दीवारें वही थीं, रागिनी भी वही थी, लेकिन उसके भीतर कुछ जाग चुका था। अब सुबहें पहले जैसी बेरंग नहीं लगती थीं। आईने के सामने खड़े होकर बाल संवारते समय उसके होंठों पर अनजानी मुस्कान आ जाती। फ़ोन की हल्की सी वाइब्रेशन भी उसकी दिल की धड़कनें बढ़ाने लगी थीं। अब उसे किसी का इंतज़ार रहने लगा था। अगली सुबह रागिनी की आंख खुलते ही उसकी नज़र सबसे पहले फ़ोन पर गई। स्क्रीन पर मयूर का मैसेज चमक रहा था। सोई भी थी या पूरी रात मुझे ही सोचती रहीं? रागिनी मुस्कुरा दी। उसने तकिए में अपना चेहरा छुपा लिया। 40 साल की समझदार, सुलझी हुई औरत इस वक्त बिल्कुल किसी नई मोहब्बत में पड़ी लड़की जैसी हरकतें कर रही थी, और शायद यही बात उसे खुद पर हंसने पर मजबूर कर रही थी। उसने रिप्लाई किया, इतना कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं होता। कुछ ही सेकंड बाद रिप्लाई आया, कॉन्फिडेंस नहीं, आपकी आंखों का असर है। रागिनी का दिल फिर से धड़क उठा। वो अपनी आंखों को ढककर मुस्कुरा उठी। उधर मयूर हल्का सा हंस पड़ा। फ़ोन फिर से वाइब्रेट हुआ। इतना शर्माएंगी तो मेरा दिल बेचैन हो उठेगा। रागिनी ने होठ काट लिए। न जाने क्यों मयूर की हर छोटी बात उसके भीतर तितलियां उड़ा देती थी। अब उसकी दिनचर्या बदल चुकी थी। सुबह आरव के स्कूल जाते ही रागिनी का ध्यान घड़ी पर रहने लगता। कब ऊपर से हल्के कदमों की आवाज़ आएगी, कब डोरबेल बजेगी, कब मयूर मुस्कुराता हुआ सामने खड़ा होगा। और जैसे ही वो आता, पूरा घर जैसे जी उठता। कभी दोनों साथ चाय पीते, कभी घंटों बातें करते, कभी बिना किसी वजह के हंसते रहते, और कई बार बस एक दूसरे को चुपचाप देखते रहते, जैसे दोनों की तन्हाइयों को आखिरकार कोई समझने वाला मिल गया हो। एक दिन दोपहर में बारिश हो रही थी और बालकनी की रेलिंग पर गिरती बारिश की बूंदें मोतियों की तरह चमक रही थीं। पूरे घर में भीगी मिट्टी और अदरक वाली चाय की खुशबू घुली हुई थी। रागिनी किचन में खड़ी चाय बना रही थी। मयूर ठीक उसके पीछे खड़ा था। उसने धीमे स्वर में पूछा, आपको बारिश पसंद है? रागिनी के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। बहुत। उसकी आंखें जैसे कहीं पुरानी यादों में खो गईं। पहले बारिश होते ही भीगने भाग जाती थी। मम्मी पीछे पीछे चिल्लाती रहती और मैं भीगती रहती। मयूर उसकी आंखों की चमक देखता हुआ पूछा, और अब? रागिनी की मुस्कान हल्की फीकी पड़ गई। उसने बाहर गिरती बारिश को मायूसी से देखते हुए कहा, अब चीज़ें बदल गई हैं। उसकी आवाज़ में न जाने कितना अकेलापन, कितनी थकान थी। मयूर को उसकी उदासी साफ दिख रही थी। वो थोड़ा झुककर उसके बेहद करीब आया। तो आज फिर से भीग लीजिए। उसकी गहरी आवाज़ सीधे रागिनी के दिल में उतर गई। रागिनी हल्का सा हंस पड़ी। पागल हैं क्या? कोई देख लेगा। लेकिन अगले ही पल मयूर ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया। रागिनी चौंक गई। मयूर, ये क्या? आइए ना, उसने शरारती मुस्कान के साथ कहा, और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, मयूर उसे खींचकर किचन के साथ लगे बालकनी में ले आया। अगले ही पल ठंडे पानी की तेज बूंदें दोनों को सराबोर करने लगीं। रागिनी पहले तो घबरा गई, फिर अचानक खिलखिलाकर हंस पड़ी।
शायद कई सालों बाद वो इतनी खुलकर हंसी थी। उसकी आंखों में चमक और बेकाबू हंसी बता रही थी कि वो कितने अरसे से इन सब के लिए तरस रही थी। भीगे बाल उसके चेहरे से चिपक गए थे, कपड़े पानी से भीगकर उसके बदन से लग गए थे, और मयूर अपलक उसे देखे जा रहा था, जैसे उससे नज़रें हटाना ही भूल गया हो। धीरे धीरे रागिनी की हंसी थमने लगी, क्योंकि अब उसे एहसास हुआ कि मयूर लगातार उसे देख रहा है, उसी तरह जिस तरह कोई आदमी किसी औरत को तब देखता है जब वो उसे बेहद चाहने लगता है। उसकी नज़रें रागिनी की आंखों में उतरती चली गईं। रागिनी के गालों पर शर्म की लाली छा गई। दोनों के दिल की धड़कनें एक बार फिर से बदलने लगीं। बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन उनके भीतर कुछ और भीग रहा था। मयूर की नज़रें लगातार उसकी आंखों में उलझी हुई थीं, और उस नज़र में इतनी चाहत थी कि रागिनी खुद को संभाल नहीं पा रही थी। उसने घबराकर नज़रें झुका लीं, और अगले ही पल वो जल्दी से पलटी और भागती हुई अंदर आ गई। भीगी साड़ी उसके बदन से लिपट गई थी। खुले बाल पूरी तरह भीगकर उसके पीठ से चिपक गए थे। वो तेज सांसों के साथ किचन में आकर रुकी ही थी कि पीछे से कदमों की आहट सुनाई दी। मयूर भी उसके पीछे अंदर आ चुका था। मयूर का धीरे धीरे यूं करीब आना रागिनी की सांसें फिर से उलझा रहा था। मयूर ने बहुत नरमी से उसके भीगे बालों को एक तरफ किया तो रागिनी के पूरे बदन में जैसे बिजली सी दौड़ गई। उसकी उंगलियां अनायास किचन काउंटर को कसकर पकड़ गईं। अगले ही पल मयूर ने बेहद धीमे से उसकी पीठ पर अपने होठ रख उसे चूमने लगा। रागिनी अब पूरी तरह बेकाबू होने लगी थी। दिल इतनी तेज धड़क रहा था मानो अभी बाहर आ जाएगा। बेचैनी में वो अचानक पलटी और उसका हाथ सीधे मयूर के सीने पर जा टिका। भीगा हुआ कॉटन का कुर्ता पूरी तरह मयूर के बदन से चिपक गया था। उसके चौड़े सीने के भीतर तेज धड़कते दिल को रागिनी अपने हथेली के नीचे साफ महसूस कर पा रही थी। उसने अनजाने में अपनी उंगलियां हल्की सी भींच लीं। मयूर की सांसें जैसे वहीं अटक गईं, और अगले ही पल मयूर ने धीरे से उसका हाथ थामा और उसे अपनी बाहों में खींचकर अपने सीने से लगा लिया। रागिनी की आंखें अनायास बंद हो गईं। उसका भीगा हुआ बदन पूरी तरह मयूर के सीने से लगा हुआ था। उस आलिंगन में कोई जल्दबाजी नहीं थी, बस बरसों से तरसते दो दिलों की बेचैन धड़कनें थीं, जो आखिरकार एक दूसरे के बेहद करीब आ गई थीं। उनके बीच अब छोटी छोटी आदतें बन चुकी थीं। मयूर बिना पूछे उसके पसंद की चॉकलेट ले आता। रागिनी उसके लिए एक्स्ट्रा चाय बनाकर रखती। कभी वो उसके आने का इंतज़ार करती। कभी मयूर नीचे खिड़की के पास खड़ा उसे मैसेज करता, आज ब्लैक सूट में कयामत लग रही हैं, और रागिनी शर्माकर तुरंत पर्दा बंद कर देती, लेकिन अगले ही पल आईने में खुद को देखकर मुस्कुरा भी देती। धीरे धीरे ये रिश्ता सिर्फ अट्रैक्शन नहीं रह गया था, अब रागिनी को उसकी आदत होने लगी थी। अगर किसी दिन मयूर देर से आता तो वो बेचैन होने लगती, बार बार फ़ोन चेक करती। कहाँ हैं आप? उसका मैसेज मिलते ही रिप्लाई आता, बस आपको तड़पा रहा था। वो गुस्सा दिखाने की कोशिश करती, लेकिन मुस्कुराहट छिपा नहीं पाती। समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, लेकिन रागिनी और मयूर जैसे किसी अलग ही दुनिया में जी रहे थे। एक ऐसी दुनिया जहाँ कुछ चुराए हुए पल थे, कुछ अधूरी ख्वाहिशें थीं, और शायद यही वजह थी कि अब उनकी आंखों की चमक छुपाए नहीं छुप रही थी। उस सुबह रागिनी किचन में थी। वो चाय बना रही थी और उसके होंठों पर धीमी सी मुस्कान थी। फ़ोन प्लेटफॉर्म पर रखा था, जहाँ लगातार मैसेज की नोटिफिकेशन चमक रही थी। आज ऊपर आ रही हैं या मुझे नीचे आना पड़ेगा? उसने होंठ काटते हुए जल्दी से रिप्लाई किया। कोई देख लेगा। तुरंत मैसेज आया, तो क्या हुआ? कह दूंगा मकान मालकिन किराया लेने आई थी। रागिनी खुद को हंसने से रोक नहीं पाई। तभी पीछे से आवाज़ आई, क्या बात है, बहुत खुश लग रही हो आजकल। रागिनी एकदम चौंक गई। उसने तुरंत फ़ोन उल्टा करके प्लेटफॉर्म पर रख दिया और पलट कर देखा। सामने दूसरी मंजिल वाली सविता जी खड़ी थीं। करीब 60 साल की उम्र, सादी सी साड़ी, चेहरे पर अनुभव की रेखाएं और आंखें जो शायद लोगों के मन तक पढ़ लेना जानती थीं। अरे आप? रागिनी ने खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश की। हाँ, नीचे मंदिर जा रही थी तो सोचा तुमसे मिलती चलूँ। बैठिए ना। नहीं, बस ऐसे ही आई थी। सविता जी की नज़र एक पल को प्लेटफॉर्म पर रखे फ़ोन पर गई, फिर वापस रागिनी के चेहरे पर आकर ठहर गई। सब ठीक है ना बेटा? जी। रागिनी हल्का मुस्कुराई। क्यों?
बस यूं ही पूछ लिया, लेकिन उनके चेहरे की हल्की गंभीरता रागिनी को बेचैन कर गई। उस दिन के बाद न जाने क्यों रागिनी थोड़ा सावधान रहने लगी। अब बालकनी में खड़े होकर देर तक बातें करने से पहले वो चारों तरफ देखती, डोरबेल बजने पर घबरा जाती और हर बार मयूर के करीब आते ही उसके भीतर हल्का डर भी जागने लगता। लेकिन मयूर, वो अब भी उतना ही बेफिक्र था। आप हर वक्त इतनी डरी हुई क्यों रहती हैं? उसने एक दिन पूछा। क्योंकि ये सब गलत है। रागिनी की आवाज़ धीमी थी। मयूर कुछ पल उसे देखता रहा, फिर धीरे से उसके करीब आ गया। गलत वो होता है जिसमें दिल ना हो, उसने उसकी आंखों में देखते हुए कहा था। और मैं जानता हूँ, आपके दिल में मैं हूँ। वो चाहकर भी उसका विरोध नहीं कर पाती थी, क्योंकि कहीं न कहीं मयूर सच कह रहा था। लेकिन दुनिया सिर्फ दिल से नहीं चलती, और यह बात रागिनी अब धीरे धीरे समझने लगी थी। एक शाम वो ऊपर टेरेस से नीचे आ रही थी। मयूर अभी कुछ देर पहले ही उससे मिलकर गया था। उसके होंठों पर अब भी वही हल्की मुस्कान थी जो हर मुलाकात के बाद रह जाती थी। तभी सीढ़ियों के मोड़ पर सविता जी से आमना सामना हो गया। रागिनी का दिल धक से रह गया। अरे, ऊपर गई थी? उन्होंने सहज स्वर में पूछा। जी, वो कपड़े उतारने। रागिनी की आवाज़ लड़खड़ा गई। सविता जी ने उसे गहरी नज़र से देखा, फिर बहुत शांत आवाज़ में बोली, रागिनी बेटा, कुछ रिश्ते जितने दूर से सुंदर लगते हैं, उतने ही पास आकर दर्द देने लगते हैं। रागिनी के पैरों तले जैसे ज़मीन खिसक गई। उसने घबराकर उनकी तरफ देखा, लेकिन सविता जी के चेहरे पर न गुस्सा था न ताना, बस एक अजीब सी समझ थी। जी, मैं समझी नहीं, रागिनी खुद को शांत करती हुई बोली। समझदार लड़की हो, समझ जाओगी। इतना कहकर वो नीचे उतर गईं और रागिनी वहीं सीढ़ियों पर खड़ी रह गई। उसका दिल बहुत जोर से धड़क रहा था। क्या उन्हें सब पता चल गया था? क्या वो दोनों इतने साफ दिखने लगे थे कि लोग उन्हें नोटिस करने लगे? उस रात पहली बार रागिनी ठीक से सो नहीं पाई। वो बार बार करवट बदलती रही। एक तरफ मयूर का साथ था जो उसे जीना सिखा रहा था, दूसरी तरफ वो सच जिससे वो भाग रही थी कि वो किसी की पत्नी थी, एक बच्चे की माँ थी, और मयूर से रिश्ता किसी भी मोड़ पर सब कुछ तोड़ सकता था। अगले दिन मयूर हमेशा की तरह नीचे आया, लेकिन आज रागिनी पहले जैसी सहज नहीं थी। वो बार बार दरवाजे की तरफ देखती, हल्की सी आहट पर घबरा जाती। क्या हुआ? मयूर ने उसका हाथ पकड़ते हुए पूछा। हमें थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। अगेन वही बात। मयूर, प्लीज़ समझने की कोशिश करो। मैं सब समझता हूँ। उसने उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने करीब खींच लिया। लेकिन मैं ये भी समझता हूँ कि आप मुझसे दूर नहीं रह सकती, और ना ही मैं रह सकता हूँ। रागिनी ने उसकी तरफ देखा। वो सचमुच उससे दूर नहीं रह पा रही थी। मयूर की मौजूदगी अब उसकी आदत बन चुकी थी। उसकी आवाज़, उसकी छुअन, उसका देखना, सब कुछ उसके वजूद का हिस्सा बनता जा रहा था। लेकिन साथ ही बढ़ रहा था रागिनी का गिल्ट। कभी आरव का मासूम चेहरा याद आता, तो कभी विजय का शांत चेहरा आंखों के सामने आ जाता। भले ही वो उसे समझ नहीं पाया, लेकिन उसने कभी उस पर शक भी नहीं किया, और यही बात रागिनी को भीतर से तोड़ने लगी। एक रात वो आईने के सामने खड़ी खुद को देख रही थी, लेकिन अचानक उसे अपना ही चेहरा अजनबी लगने लगा। क्या कर रही हो तुम? उसने धीरे से खुद से पूछा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो गलत थी या बस बहुत अकेली। तभी फ़ोन वाइब्रेट हुआ। मयूर का मैसेज था, मिसिंग यू। रागिनी ने स्क्रीन को कुछ देर तक देखा, फिर न जाने क्यों उसकी आंखों से एक आंसू ढुलक गया। उस रात के बाद रागिनी के भीतर कुछ बदलने लगा था। पहले जहां मयूर का हर मैसेज उसके चेहरे पर मुस्कान ले आता था, अब उसी फ़ोन की वाइब्रेशन उसके दिल में हल्की घबराहट भर रहा था। वो खुद से बार बार एक ही सवाल पूछती, ये रिश्ता आखिर कहाँ जा रहा है? लेकिन हर बार दिल कोई जवाब देने के बजाय उसे फिर मयूर की तरफ ढकेल देता। करीब एक हफ्ते बाद मयूर अचानक 2 दिनों के लिए अपने गांव चला गया। जाते वक्त उसने कहा था, बस छोटा सा काम है, जल्दी लौट आऊँगा। लेकिन उसके जाने के बाद रागिनी को एहसास हुआ वो सचमुच उसकी आदत बन चुका था। पूरा घर फिर से खाली खाली लगने लगा। सुबह की चाय फीकी लगती, बालकनी सूनी, और दिन बहुत लंबे। वो खुद को व्यस्त रखने की कोशिश करती, लेकिन हर थोड़ी देर में उसकी नज़र दरवाजे पर चली जाती। तीसरे दिन दोपहर में बाहर गाड़ी रुकने की आवाज़ आई। रागिनी किचन में थी।
उसने खिड़की से बाहर देखा और उसका हाथ वहीं रुक गया। मयूर नीचे खड़ा था। उसके साथ एक खूबसूरत युवती मुस्कुराते हुए खड़ी थी। मयूर उसके बैग को हाथ में लेकर कुछ कह रहा था। दोनों के बीच सहज अपनापन साफ दिख रहा था। रागिनी का दिल जोर से बैठ गया, सांस अटक गई। उसने तुरंत पर्दा खींच लिया। ऊपर से हंसी की हल्की आवाज़ें आने लगीं। उस पल उसे पहली बार एहसास हुआ कि वो मयूर के बारे में कितना कम जानती थी। वो उसकी पत्नी होगी, ये विचार जैसे चुभ गया। शाम तक उसका मन बेचैन रहा। वो खुद को समझाती रही, तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, तुमने खुद ये रास्ता चुना था। लेकिन उसे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा था। रात को जब मयूर का मैसेज आया, नाराज़ हैं, तो रागिनी ने जवाब नहीं दिया। वो आईने के सामने खड़ी हो गई। जो चेहरा पिछले दिनों खिल उठा था, आज उदासी और अपमान से भरा था। मैं क्या समझ रही थी? क्या मैं उसके लिए ख़ास थी या कुछ समय बिताने का सहारा थी बस? उसके दिल में गुस्सा, पीड़ा और खुद पर शर्म सब एक साथ उथल पुथल मचा रहा था। वो जानती थी कि उसने मयूर से कोई वादा नहीं मांगा था, लेकिन दिल कब नियम मानता है। धीरे धीरे वो उससे इतनी गहराई से जुड़ गई थी कि अब उसे किसी और के साथ देखना तक चुभ रहा था। अगले दिन डोरबेल बजी। रागिनी समझ गई मयूर होगा, लेकिन दरवाज़ा खोलने से पहले उसने खुद को संभाला। चेहरे पर सामान्य भाव लाने की कोशिश की। दरवाज़ा खुलते ही मयूर सामने था, लेकिन आज उसकी आंखों में भी हल्की बेचैनी थी। अंदर आने देंगी? रागिनी चुपचाप एक तरफ हट गई। दोनों कुछ देर बिना बोले बैठे रहे। फिर आखिरकार मयूर ने चुप्पी तोड़ी। आप मुझसे दूर हो रही हैं? रागिनी ज़बरदस्ती हंसती हुई बोली, शायद अब समझदार होने की कोशिश कर रही हूँ। मतलब? उसने पहली बार सीधे उसकी आंखों में देखा। मतलब ये कि हम दोनों जानते हैं ये रिश्ता कहीं नहीं पहुँच सकता। मयूर कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, हर रिश्ता मंजिल के लिए नहीं होता। मयूर उसके करीब आया। क्या आपको पछतावा है? ये सवाल सुनकर रागिनी की सांस अटक गई। पछतावा? सेकंड के 100वें हिस्से में उसे मयूर के साथ बिताए सारे पल याद आए थे और फिर धीरे से उसने अपना सिर हिला दिया। नहीं, उसकी आंखें नम थीं। पछतावा नहीं है, बस डर लगने लगा है। मयूर चुपचाप उसे देखता रहा। उसके पास कहने को कुछ नहीं बचा था। वो चला गया। उसके जाते ही रागिनी के दिल में फिर से अकेलापन छा गया। उसकी मुस्कानें अब अधूरी हो गईं। धीरे धीरे उसने इस सच्चाई को स्वीकार कर लिया कि मयूर कभी उसका नहीं हो सकता और ना ही वो अपनी बसी बसाई दुनिया छोड़ सकती है। वो फिर से उलझने लगी थी। उस दिन दोपहर में आरव स्कूल गया हुआ था। रागिनी बालकनी में खड़ी कपड़े सुखा रही थी। हवा हल्की ठंडी थी, लेकिन उसके भीतर अजीब बेचैनी भरी हुई थी। तभी पीछे से सविता जी की आवाज़ आई, रागिनी बेटा। वो चौंक कर उन्हें देखने लगी। जी आंटी, थोड़ा समय हो तो ऊपर आ जाओ। उनकी आवाज़ हमेशा की तरह शांत थी, लेकिन न जाने क्यों रागिनी का दिल हल्का घबरा गया। कुछ देर बाद वो दूसरी मंजिल पर सविता जी के घर में बैठी थी। कमरा बेहद सादा था। हल्की सी अगरबत्ती की खुशबू फैली हुई थी। सविता जी उसके सामने चाय रखकर खुद भी बैठ गईं। कुछ पल दोनों के बीच चुप्पी रही और फिर अचानक सविता जी ने कहा, बहुत उलझ गई हो ना अंदर से? रागिनी का दिल धक से रह गया। उसने नज़रें झुका लीं। सविता जी उसे ध्यान से देख रही थीं। उन्होंने नरमी से कहा, डरो मत बेटा, मैं आपको जज नहीं कर रही। बस इतना सुनना था कि रागिनी की आंखें भर आईं। शायद बहुत दिनों से वो किसी ऐसे इंसान की तलाश में थी जिसके सामने वो बिना डर के टूट सके। उसने कांपती आवाज़ में कहा, मैं बहक गई थी आंटी। और अगले ही पल उसके आंखों से आंसू बह निकले। सविता जी शांत बैठी रहीं। उन्होंने ना उसे रोका ना टोका, बस उसका हाथ अपने हाथों में कसकर थाम लिया। कुछ देर बाद जब रागिनी थोड़ी संभली तो उसने धीमे धीमे सब कहना शुरू किया। अपनी तन्हाई, विजय की बेरुखी, वो खालीपन जो सालों से उसके भीतर जमा होता जा रहा था, और फिर मयूर का आना। मैंने जानबूझकर कुछ गलत नहीं करना चाहा। रागिनी की आवाज़ टूट रही थी, लेकिन न जाने कब मैं उसके करीब चली गई। सविता जी बहुत ध्यान से उसकी बातें सुनती रहीं। फिर उन्होंने धीरे से पूछा, मयूर से प्यार करने लगी हो? रागिनी कुछ पल चुप रही। उसकी आंखों में नमी उतर आई। पता नहीं,
लेकिन उसके बिना अच्छा नहीं लगता। सविता जी ने गहरी सांस ली। यही सबसे खतरनाक जगह होती है बेटा। रागिनी ने उनकी तरफ देखा। एक औरत जब सिर्फ शरीर से नहीं दिल से जुड़ने लगती है ना, तब सबसे ज़्यादा टूटती भी वही है। उनकी आवाज़ में अनुभव था, ऐसा अनुभव जो शायद ज़िंदगी बहुत कुछ सिखाने के बाद देती है। रागिनी की आंखें भर आईं। लेकिन आंटी, मैंने तो सिर्फ थोड़ा सा प्यार चाहा था। सविता जी के चेहरे पर हल्की उदासी उतर आई। उन्होंने बहुत शांत स्वर में कहा, हर औरत चाहती है बेटा, पति का समय, उसका स्पर्श, उसकी नज़रों में अपने लिए चाहत। रागिनी चुपचाप सुनती रही। उन्होंने आगे कहा, गलती सिर्फ तुम्हारी नहीं है। जब रिश्तों में खालीपन आ जाता है, तब बाहर की छोटी सी गर्माहट भी बहुत बड़ी लगने लगती है। रागिनी के पलकों से फिर आंसू ढुलक गए, क्योंकि सच यही था। मयूर उसके जीवन में तूफान बनकर नहीं आया था। वो बस उस खाली जगह में आकर बैठ गया था जहाँ वर्षों से कोई था ही नहीं। उसने टूटे स्वर में पूछा, लेकिन अब क्या करूँ मैं? अपने घर को बचाओ। रागिनी ने उनकी तरफ देखा। मैंने कोशिश की थी, लेकिन हमेशा निराशा मिली। तो फिर से कोशिश करो, सविता जी ने उसके हाथ पर हाथ रखते हुए कहा। रिश्ते एक दिन में नहीं टूटते बेटा, और ना ही एक दिन में जुड़ते हैं। उनकी आंखें बेहद नरम थीं। एक औरत चाहे तो किसी भी आदमी को अपना बना सकती है, तो फिर अपने पति को क्यों नहीं? रिश्तों में दूरियां दोनों में से किसी की भी वजह से आ सकती हैं। टूटने की वजह कोई भी बन सकता है, लेकिन रिश्ते को बचाने की ताकत सिर्फ औरत के पास होती है। ये सुनकर रागिनी चुप रह गई। उसके भीतर जैसे बहुत सारी बातें एक साथ घूमने लगीं। विजय का शांत चेहरा, उसकी थकी हुई आंखें, उसका बिना कुछ कहे जिम्मेदारियां निभाते जाना। क्या सच में उनके रिश्ते में सिर्फ विजय की गलती थी, या वो दोनों ही धीरे धीरे कोशिश करना छोड़ चुके थे? उस दिन जब रागिनी वापस नीचे उतरी, उसका मन पहले जैसा नहीं था। उसके कदम धीमे थे, लेकिन शायद बहुत समय बाद उसके भीतर सोचने की शुरुआत हुई थी। वो अपने कमरे में आई और आईने के सामने जाकर खड़ी हो गई। आज ना उसने खुद को मयूर की नज़रों से देखा, ना किसी प्रेमिका की तरह। आज उसने खुद को एक पत्नी की तरह देखा। एक ऐसी पत्नी जो कहीं न कहीं अपने ही रिश्ते से दूर हो गई थी। उसकी आंखें भर आईं। तभी फ़ोन वाइब्रेट हुआ। मयूर का मैसेज था, आपसे मिलने का दिल कर रहा है। रागिनी बहुत देर तक स्क्रीन को देखती रही। दिल अब भी उसके लिए धड़क रहा था, लेकिन पहली बार उस धड़कन के साथ एक सवाल भी जुड़ गया था। क्या हर चाहत को मंजिल तक ले जाना ज़रूरी होता है? फ़ोन अब भी रागिनी के हाथ में था। स्क्रीन पर चमकता मयूर का मैसेज जैसे उसके दिल को दो हिस्सों में बांट रहा था। एक हिस्सा जो अभी भी उसकी आवाज़ सुनने को बेचैन हो उठता था, और दूसरा जो सविता जी की बातों के बाद पहली बार खुद से सवाल करने लगा था। उसने बहुत देर तक रिप्लाई नहीं किया, फिर आखिरकार धीरे से टाइप किया, आज नहीं। मैसेज भेजते ही उसके दिल में अजीब सी कसक उठी, जैसे वो खुद से ही कुछ छीन रही हो। कुछ सेकंड बाद रिप्लाई आया, सब ठीक है ना? रागिनी की उंगलियां स्क्रीन पर रुक गईं। क्या सच में सब ठीक था? नहीं, लेकिन शायद वो चीज़ें ठीक करने की शुरुआत करना चाहती थी। उसने बस इतना लिखा, थोड़ा अकेले रहना चाहती हूँ। इस बार काफ़ी देर तक कोई रिप्लाई नहीं आया, और न जाने क्यों उस खामोशी ने उसे राहत भी दी और दर्द भी। उस रात रागिनी बहुत देर तक जागती रही। विजय अगले हफ्ते लौटने वाला था। पहले हर बार उसकी वापसी रागिनी के लिए बस एक रूटीन हुआ करती थी, लेकिन इस बार न जाने क्यों उसके भीतर हल्की घबराहट थी। वो सोच रही थी, क्या सच में सब पहले जैसा हो सकता है? क्या इतने सालों की दूरी मिटाई जा सकती है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वो खुद अपने दिल को मयूर से दूर कर पाएगी? अगले कुछ दिनों तक उसने खुद को जानबूझकर व्यस्त रखना शुरू कर दिया। वो अब हर समय फ़ोन लेकर नहीं बैठती थी, लेकिन आदतें इतनी आसानी से कहाँ छूटती हैं। कई बार रात को अकेले में उसकी याद फिर चुपके से दिल में उतर आती। एक शाम डोरबेल बजी। रागिनी समझ गई मयूर होगा। कुछ पल वो दरवाजे के सामने खड़ी रही, फिर खुद को संभाल कर दरवाज़ा खोला। सामने सचमुच मयूर ही था, लेकिन आज उसकी आंखों में शरारत नहीं थी। वो कुछ देर बस रागिनी को यूं ही देखता रहा। अंदर नहीं बुलाएंगी?
रागिनी चुपचाप एक तरफ हट गई। दोनों हॉल में आकर बैठ गए, लेकिन आज उनके बीच वो सहजता नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। कमरे में एक भारी खामोशी फैली हुई थी। आखिर मयूर ने धीरे से पूछा, मुझसे दूर भाग रही हैं? रागिनी ने नज़रें झुका लीं। भाग नहीं रही, बस खुद को समझाने की कोशिश कर रही हूँ। मयूर हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कान अधूरी थी। तो समझ आया कुछ? रागिनी की आंखें भर आईं। उसने धीमे स्वर में कहा, यह रिश्ता खूबसूरत है मयूर, लेकिन सही नहीं है। मयूर कुछ पल उसे देखता रहा, फिर धीरे से उसके करीब आकर बैठ गया। हर सही चीज़ इंसान को खुश नहीं करती। रागिनी के पलकों पर नमी उतर आई, क्योंकि यही तो उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। मयूर के साथ उसे वो अपनापन मिला था जो वो बरसों से तरस कर चाह रही थी। वो अचानक बोल पड़ी, मैंने विजय के साथ बहुत कोशिश की थी, लेकिन धीरे धीरे मैंने उम्मीद करना ही छोड़ दिया। उसकी आवाज़ टूटने लगी थी। मयूर चुपचाप सुनता रहा। और फिर तुम आए, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा। तुमने मेरे अंदर की बेजान औरत को फिर से जिंदा किया है। मयूर की आंखें नर्म पड़ गईं। उसने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। उस स्पर्श में अब भी वही असर था, वही खिंचाव। लेकिन इस बार रागिनी ने खुद को मजबूती से थामे रखा। मयूर ने बहुत धीमे स्वर में कहा, काश हम पहले मिले होते। यह सुनते ही रागिनी की आंखें बंद हो गईं। दिल जैसे कसकर भींच गया। कुछ रिश्ते सचमुच गलत समय पर आते हैं, इतने खूबसूरत कि इंसान उन्हें छोड़ना नहीं चाहता, और इतने अधूरे कि उन्हें पूरा करना संभव नहीं होता। उस दिन मयूर काफ़ी देर तक उसके पास बैठा रहा। न ज़्यादा बातें हुईं, न पहली जैसी हंसी। बस दो लोग पहली बार अपने रिश्ते की सच्चाई को साफ साफ देख रहे थे। जाते जाते मयूर दरवाजे पर रुका। उसने पलटकर रागिनी की तरफ देखा। अगर मैं कहूँ कि मैं अब भी आपको छोड़ना नहीं चाहता? रागिनी का दिल कांप गया, लेकिन इस बार उसने खुद को संभालते हुए बहुत धीरे से कहा, कुछ रिश्ते खूबसूरत याद बनकर रहें तो ही सुकून देते हैं। मयूर लंबे समय तक उसे देखता रहा। उसकी नज़रों में चाहत भी थी और हार भी। और अगले ही पल वो चला गया। दरवाज़ा बंद होते ही रागिनी वहीं टिक गई। उसकी आंखों से धीरे धीरे आंसू बहने लगे, क्योंकि वो जानती थी आज उसने सिर्फ मयूर को नहीं, उसने अपने उस हिस्से को भी अलविदा कहा था जो फिर से प्यार महसूस करने लगा था। विजय के लौटने में अब सिर्फ 2 दिन बचे थे। घर वही था, लेकिन रागिनी के भीतर जैसे कोई लंबी लड़ाई चल रही थी। एक तरफ मयूर की यादें, उसकी बातें, उसकी बाहों का वो सुकून, और दूसरी तरफ उसका अपना घर, उसका परिवार, उसकी वो ज़िंदगी जिससे वो कहीं ना कहीं खुद भी दूर होती चली गई थी। उस सुबह रागिनी बहुत जल्दी उठ गई। न जाने क्यों आज उसका मन घर को नए सिरे से सजाने का हुआ। उसने पूरे घर की सफाई की, सोफ़ों के कवर बदले, कमरों में ताज़े फूल रखे। काम करते करते अचानक वो खुद ही ठिठक गई। कितने समय बाद वो ये सब मन से कर रही थी। पहले ये सब सिर्फ जिम्मेदारी लगता था, लेकिन आज उसके भीतर सचमुच कोशिश करने की इच्छा जाग रही थी। दोपहर में सविता जी नीचे आईं। उन्होंने मुस्कुराकर चारों तरफ देखा। अरे वाह, आज तो घर चमक रहा है। रागिनी हल्का मुस्कुराते हुए बोली, बस ऐसे ही। सविता जी उसकी आंखों में देख समझ गई थीं कि रागिनी के भीतर कुछ बदल रहा है। उन्होंने पूछा, विजय आ रहे हैं ना? हाँ, परसों। अच्छा है। कुछ पल चुप रहकर उन्होंने धीरे से कहा, रिश्ते पौधों जैसे होते हैं बेटा, पानी देना बंद कर दो तो सूखने लगते हैं। रागिनी की आंखें झुक गईं, क्योंकि अब वो समझ रही थी गलती सिर्फ विजय की नहीं थी। वो खुद भी धीरे धीरे कोशिश करना छोड़ चुकी थी। अगले दिन विजय वापस आने वाला था। रात को अलमारी खोलते हुए रागिनी की नज़र फिर उसी काली साड़ी पर गई। वही साड़ी जिसने उसके जीवन का एक अधूरा अध्याय शुरू किया था। वो कुछ पल उसे देखती रही, फिर धीरे से वापस तह कर कर रख दिया। और इस बार उसने ब्लू रंग की ट्रांसपेरेंट साड़ी निकाली, विजय की पसंदीदा। उस साड़ी को हाथ में लिए न जाने क्यों उसके होठों पर छोटी सी मुस्कान आ गई। शायद वो सचमुच फिर से शुरुआत करना चाहती थी। अगली सुबह घर में हल्की हलचल थी। आरव अपने पापा के आने को लेकर बेहद एक्साइटेड था। मम्मा, पापा मेरे लिए क्या लाएंगे? वो लगातार सवाल पूछ रहा था। रागिनी उसे देखकर मुस्कुरा रही थी।
और अचानक उसे एहसास हुआ कि इन सब के बीच वो कितनी दूर चली गई थी। आरव की मासूम हंसी, उसका घर, उसका परिवार, यही तो उसकी असली दुनिया थी। दोपहर ढलने लगी थी। पूरे घर में ताज़ा बने खाने की हल्की खुशबू फैली हुई थी और शायद बहुत दिनों बाद लौटती हुई किसी की गर्माहट। रागिनी सुबह से ही घर संवारने में लगी हुई थी, क्योंकि इतने वर्षों बाद वो ये सब सिर्फ जिम्मेदारी की वजह से नहीं कर रही थी। उसके भीतर सचमुच एक इच्छा जागी थी अपने रिश्ते को फिर से मजबूत करने की। साड़ी पहनते समय जब उसने आईने में खुद को देखा तो कुछ पल के लिए वो खुद ही ठहर गई। खुले बाल, माथे पर छोटी सी बिंदी, हल्की काजल भरी आंखें। बहुत समय बाद वह विजय के लिए इस तरह तैयार हो रही थी। उसका दिल घबराहट और उम्मीद के साथ धड़क रहा था। दोपहर बाद बाहर गाड़ी के रुकने की आवाज़ आई। आरव तुरंत दौड़ता हुआ दरवाजे की तरफ भागा। रागिनी ने आंचल संभाला और दरवाजे की तरफ बढ़ी। दिल में हल्की घबराहट थी। विजय अंदर आया, थका हुआ चेहरा, बिखरे बाल, हाथ में बैग। आरव से लिपटते ही उसकी थकी मुस्कान खिल गई। फिर उसकी नज़र रागिनी पर पड़ी। एक पल को वो उसे देखता रह गया। ब्लू साड़ी, खुले बाल, नर्म आंखें। रागिनी पहले जैसी बुझी बुझी नहीं लग रही थी। विजय की आवाज़ में अनजानी नरमी आ गई। कैसी हो? ठीक हूँ, आप फ्रेश हो जाइए, मैं खाना लगा देती हूँ। विजय ने हल्का सिर हिलाया, लेकिन जाते जाते एक बार फिर पलटकर उसे देखा। रात धीरे धीरे गहराने लगी थी। आरव अपने कमरे में सो चुका था। रसोई में बर्तन समेट रही रागिनी को पीछे से विजय की आवाज़ सुनाई दी। कुछ मदद करूं? वो पलटी। विजय नहा कर आया था, सफ़ेद टी शर्ट और ग्रे लोअर में। आंखों में थकान के साथ एक अजीब सी शांति थी। बस हो गया, रागिनी ने धीमे स्वर में नज़रें झुकाते हुए कहा और वापस मुड़ने लगी। लेकिन तभी विजय ने बहुत धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। रागिनी के कदम वहीं रुक गए। सालों बाद उसका स्पर्श इतने संकोच और अपनेपन से भरा था कि रागिनी की सांसें अटक गईं। तुम आज बहुत सुंदर लग रही हो, विजय ने धीरे से कहा। रागिनी की आंखें नम हो गईं। बस 4 शब्द थे, लेकिन उनमें वो एहसास था जिसके लिए वो सालों से तरस रही थी। चाय पियोगे? रागिनी ने चुप्पी तोड़ते हुए बड़े स्नेह से पूछा तो विजय इनकार न कर सका। कुछ पल खामोशी रही। विजय ने अचानक कहा, आरव बहुत बड़ा हो गया है ना? लगता है कल की ही तो बात थी जब वो पैदा हुआ था और अब स्कूल ट्रिप पर जाने लगा। रागिनी ने हल्के से सिर हिलाया। विजय के दिल में अजीब सी बेचैनी उतर आई थी, जैसे उसे बहुत कुछ कहना था लेकिन शब्द नहीं मिल रहे हों। रागिनी, विजय ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा तो वो उसकी तरफ देखने लगी और विजय ने धीरे से उसे अपनी बाहों में भर लिया। उस आलिंगन में जल्दबाजी नहीं थी, बस बरसों की दूरी के बाद लौटता हुआ अपनापन था। रागिनी ने भी आंखें बंद करके खुद को उसके सीने से लगा लिया। विजय की दिल की धड़कनें उसके कानों में साफ सुनाई दे रही थीं और न जाने क्यों लंबे समय बाद उसे सचमुच सुकून महसूस हो रहा था। मुझे माफ़ कर दो रागिनी, उसने धीमे आवाज़ में कहा। काम और जिम्मेदारियों में उलझकर मैं तुम्हें महसूस करना ही भूल गया। रागिनी की आंखों से एक आंसू ढुलक गया। उसने धीमे स्वर में कहा, शायद हम दोनों ही कहीं खो गए थे। विजय ने उसके माथे को चूमते हुए कहा, अब कोशिश करूँगा सब ठीक करने की। विजय के शब्द रागिनी के बरसों के खालीपन को छू गए। उस रात दोनों देर तक बातें करते रहे। सालों बाद विजय के स्पर्श में उसे वही अपनापन महसूस हुआ जिसे वो लगभग भूल चुकी थी। क्या हुआ? विजय हल्का मुस्कुराया। ऐसे क्या देख रही हो? रागिनी जैसे अचानक हकीकत में लौटी। उसने जल्दी से नज़रें झुका ली। कुछ नहीं, लेकिन उसकी आवाज़ की हल्की कपकपी सब बता चुकी थी। विजय की उंगलियां अब भी उसकी उंगलियों में उलझी हुई थीं। रागिनी का दिल, उसकी तकलीफ़ें, शिकायतें सब धीरे धीरे पिघलने लगा था। आने वाले दिन छोटी छोटी कोशिशों से भरे रहे। विजय अब जल्दी घर लौटने लगा। चाय पीते हुए रागिनी से बातें करने लगा। कभी उसके पसंद की मिठाई लाता, कभी रसोई में आकर उसे छेड़ता, कभी बस यूं ही उसे देखकर मुस्कुरा देता। और हर बार रागिनी के दिल में हल्की सी मिठास उतर आती। रागिनी भी अब खुद को रोकती नहीं थी। अगर विजय देर से आता तो उसका इंतज़ार करती, उसकी पसंद का खाना बनाती, कभी उसके पास बैठकर कैजुअली बातें करने लगती। धीरे धीरे उनके बीच की झिझक पिघलने लगी
और उन दोनों को शायद पहली बार एहसास हुआ कि रिश्ते बड़े बड़े वादों से नहीं, छोटी छोटी कोशिशों से वापस लौटते हैं। एक शाम तेज बारिश हो रही थी। रागनी बालकनी में खड़ी बारिश देख रही थी। ठंडी हवा उसके बालों को उड़ा रही थी। तभी पीछे से विजय आया। भीगने का मन कर रहा है? रागनी हल्का चौंकी, क्योंकि यही सवाल कभी मयूर ने भी उससे पूछा था। एक पल को पुरानी यादें उसके दिल में कौंध गईं, लेकिन अगले ही पल विजय ने उसका हाथ पकड़ लिया। चलो ना। उसकी आवाज़ में हल्की शरारत थी। रागनी उसे देखती रह गई। विजय मुस्कुराया। पहले तो बारिश बहुत पसंद थी तुम्हें। उसकी आंखें भर आई। उसे एहसास हुआ कि विजय भूला नहीं था। कुछ देर बाद दोनों बारिश में भीग रहे थे। रागनी बिना किसी डर के खुलकर हंस रही थी। उसके चेहरे पर बिखरी हंसी, आंखों की चमक और भीगे बालों की उलझन। विजय बस उसे देखे जा रहा था। कमरे में आते ही विजय ने धीरे से दरवाज़ा बंद किया। कुछ पल वो चुपचाप रागनी को देखता रहा, जैसे इतने सालों बाद उसे सच में देखने की फुर्सत मिली हो। रागनी हल्का झेंप गई। क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रहे हो? उसने धीमे स्वर में पूछा। विजय उसके करीब आया। उसने बड़े प्यार से रागनी के चेहरे से भीगी लटें हटाईं और धीमे से कहा, शायद मैं भूल गया था कि मेरी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत चीज़ मेरे इतने पास है। रागिनी। उसकी आवाज़ भारी और कामुक हो गई थी। विजय ने एक हाथ उसके गीले बालों में फंसाया और दूसरे हाथ की उंगलियों से उसकी कमर को दबाते हुए उसके गले पर गहरे चुंबन बरसाने लगा। रागिनी की सांसें तेज हो गईं। अगले ही पल उसने रागिनी के होठों को अपने होठों में कैद कर लिया। चुंबन शुरू में नरम था, लेकिन जल्दी ही गहरा और भूखा हो गया। तुम्हें कितना मिस किया मैंने, विजय ने उसके कान में फुसफुसाया। उसकी उंगलियां रागिनी के गर्दन, बैक और कमर पर घूम रही थीं, जैसे हर जगह को फिर से याद कर रहा हो। गर्म सांस और नर्म होठों का स्पर्श रागिनी को सिहरा रहा था। रागिनी के मुंह से हल्की सी आह निकल गई। विजय। उसकी कांपती आवाज़ में बरसों की भूख थी। विजय ने उसे अपनी गोद में उठा लिया और बेड की तरफ ले गया। भीगी साड़ी को पूरी तरह खोलकर फेंकते हुए उसने रागिनी को बेड पर लिटा दिया और खुद को भी अपनी बंदिशों से आज़ाद कर गया। उसका भीगा बदन, चौड़ा सीना और भूखी नज़रें देखकर रागिनी का दिल जोरों से धड़कने लगा। विजय उसके ऊपर आया और उसके बदन के हर हिस्से को बेतहासा चूमने लगा। रागिनी की आंखें बंद हो गईं। उसने विजय की पीठ पर हाथ फेरा और उसे और पास खींच लिया। दोनों एक दूसरे में पूरी तरह घुलते जा रहे थे। विजय ने रागिनी के माथे पर एक प्यार भरा चुंबन दिया और मुस्कुराते हुए कहा, मैं वादा करता हूँ रागिनी, मैं हर दिन तुम्हें इसी तरह चाहूँगा। रागिनी ने जवाब में उसे और कसकर जकड़ लिया। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। विजय के साथ ने उसे सुकून से भर दिया था। रागिनी का दिल भर आया। अब उसके दिलो दिमाग पर सिर्फ विजय का नाम था। मयूर का एहसास बस एक खूबसूरत याद बनकर कहीं पीछे छूट गया था। दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। इस बार मैंने लीक से हटकर कुछ नया लिखने की कोशिश की है। अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलना और जाने से पहले सब्सक्राइब करते जाना। मिलते हैं अगली किसी और रोमांटिक कहानी के साथ। तब तक के लिए अपनी वाणी को आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।